देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक किया था, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दो दो तरह का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने बताया था। ये देखो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 में, इस तरह से हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। देखो लेस देन इसीलिए क्योंकि लोअर वैल्यू टू बिगर वैल्यू में हम लोग ट्रांसफर हो रहा है। इसमें कैसे होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। ये ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था शायद, लास्ट में हड़बड़ी में ये वाला। ये जो है ये लास्ट वाला देखो किस तरह से होता है। मोर देन टाइप जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोर देन टाइप में हम लोग का जो वैल्यू है वो हायर से मतलब ग्रेटर होगा। तो देखो पहले ये 3 लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 3 + 8, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये देखो 3 + 8 + 2, 3 + 8 + 2, ठीक है। मतलब ये 3 में 8, 3 + 8 + 2 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 + 8 + 2 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाता है ये टोटल करने पे, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, इसमें ये ऊपर वाला है ना। अच्छा ठीक है, मेरा लाइन इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर लिख लेते थोड़ा सा। 3 + 8 + 2 + 5, तो 13 में 5 ऐड होने से 18 ये होगा, ठीक है। मैंने वो थोड़ा सा मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में बाई चांस लिख दिया था, गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करो कि हम लोग को जब सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वैसे तो एमसीक्यू होगा तुम लोगों का, लेकिन न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। किस तरह का आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या लेना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, इफ क्वेश्चन साइलेंट मतलब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि हमें लेस देन टाइप यूज करना है कि मोर देन टाइप, इफ क्वेश्चन साइलेंट देन यूज करेंगे लेस देन टाइप ऑलवेज, ठीक है। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड कर रखा है कि क्या यूज करना है, देन फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। स्पेसिफाइड है तो प्रॉब्लम क्या है, फिर फॉलो करो, देन फॉलो द क्वेश्चन, जो बोलेगा क्वेश्चन में वही कर लो। अगर बोलेगा कि लेस देन करो तो लेस देन, अगर बोलेगा कि ग्रेटर देन करो तो मतलब मोर देन टाइप करो तो मोर देन टाइप कर लो। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करना है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं बोलेगा तो हमें लेस देन टाइप करना है। अच्छा ये हम लोगों ने लास्ट दिन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, एक दो पॉइंट बाकी था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक किया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जिस तरह से लिख रहे थे उसी तरह से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जैसे तुम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी पता है तुम लोग को, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर किया जाता है बोलो। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं तो एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं बोल सकते हो मुझे। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है ना, तो इससे क्या पता चलता है, जो भी पता है बोलो ना, इससे क्या पता चलता है पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब। नहीं पता तुम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी, अरे कुछ तो पता होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं पता है। जियोग्राफी में नहीं पढ़े हो पॉपुलेशन डेंसिटी, और जियोग्राफी का क्या है, ऐसे भी तो बता सकते हो। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ मतलब पर स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते हैं वही होता है डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का भी वही मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब हो जाता है कि एक क्लास में कितने मतलब नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंटली कितना बार एक नंबर ऑकर किया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, जैसे मान लो कि अगर 1000 स्क्वायर फीट जगह है, फॉर एग्जाम्पल एक 1000 स्क्वायर फीट जगह है, मतलब एक रूम जैसा सोच लो, 2 BHK जैसा, अगर एक 1000 स्क्वायर फीट है और वहां पर अगर 10 नहीं, यहाँ पर कर देते 5 लोग रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लोग हैं तो एक एक लोग कितने स्क्वायर फीट जगह ऑक्यूपाई करके है, 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। इसी पैटर्न पे ही हम लोग करने वाले हैं। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी
देखो चीजों को ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू बेस्ड पे क्या होता है, जब तक हमें डेप्थ नॉलेज नहीं होता हम लोग एमसीक्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉल्विंग तो है नहीं कि सॉल्व कर देंगे हो जाएगा, मतलब सॉल्विंग भी रहेगा, लेकिन जो थियोरेटिकल एमसीक्यूज है वो तो सॉल्व करने के लिए हमें नॉलेज नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास हो गया डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास, मतलब एक क्लास में कितने नंबर जो फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरह से करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देते हैं। और एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज मतलब इंटू 100 होगा, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, टोटल मार्क्स आ गया जितना, मान लो तुम लोग का 100 100 100 करके 4 पेपर है फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा है तो हम लोग को 400 में कितना मिला वही हम लोग का परसेंटेज होता है। मान लो किसी को 400 में 200 मिला और इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट मिला, 50%, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव मतलब वही होता है जिसको हम लोग रिलेट कर पाते हैं। रिलेटिव मेजरमेंट का मतलब होता है जिसको रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कोई मुझे आके बोला कि मुझे मिला है 200, ठीक है। अब 200 मिला है, हम इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है 200 कितने में मिला, मतलब 200 आउट ऑफ कितना मिला है, आउट ऑफ 200 मिला है कि आउट ऑफ 300 मिला है, ये जब तक नहीं पता चलेगा हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो परसेंटेज ऑलवेज रिलेट कर सकते हैं, इसलिए इसे रिलेटिव मेजर बोला जाता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे इसलिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल। अब ये दोनों चीज को हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, देखो एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर मैंने क्लास लिख लिया, क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास लेंथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बार एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि इससे एमसीक्यूज वगैरह आता है, जो भी हम लिखवा रहे हैं इसमें से एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे क्लास क्लास ले लेते फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मुझे बोलो ये कैसा क्लास है, मतलब ओवरलैपिंग की नॉन ओवरलैपिंग, बोलो कौन सा क्लास है। जस्ट पूछ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया ना। तो बोलो ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है, बोलो। ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है, और इसको ओवरलैपिंग का और एक नाम क्या होता है, ये बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गलत होता है, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग तो बोल देते हैं, बट म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बोलते वक्त गलत हो जाता है, बोलो। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉन इंक्लूसिव है, बोलो। देख के ही बताओ, कॉपी से कोई बात नहीं, नहीं याद है देख के ही बताओ। एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है, कैसे याद करोगे, क्या ये 20 यहाँ पर इंक्लूड होगा कि कहाँ होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जैसे 10 to 20, 20 to 30, इसमें 20 कहाँ फॉल करेगा, बोलो। ऐसे ही तो हम लोगों ने सीखा था ना चीजों को, 10 to 20, 20 to 30, इसमें 20 कहाँ फॉल करेगा। 20 to 30 में। हाँ, तो इसका इसीलिए एक्सक्लूसिव होता है ना, इसीलिए होता है। अच्छा, जो भी हो, अब हम लोग दूसरा वाला जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मान लो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये रहा 5, यहाँ पर 2, यहाँ 8 और यहाँ पर 3, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 5 10 एंड 8 18, ठीक है। क्लास लेंथ, तो मुझे क्लास लेंथ बताओगे कितना है, क्योंकि लास्ट दिन हम लोगों ने क्लास लेंथ के बारे में भी पढ़ा था कि क्लास लेंथ किसे बोला जाता है। तो तुम लोग बताओगे मुझे क्लास लेंथ क्या होगा। क्लास लेंथ मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, है ना। क्लास लेंथ या फिर क्लास विद, यही तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जस्ट ये वाला पढ़ के क्लास कंप्लीट हो गया था हम लोगों का। क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे,
लेंथ मतलब क्या, कितना इसमें डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितना है बोलो, हर जगह पे डिफरेंस कितना है, 10 है। 10 है, ठीक है, 10 है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करना है, बोलो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक एक क्लास में, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, हर एक क्लास में कितना बार कोई नंबर ऑकर किया, मतलब 10 to 20, अगर ये मान लो मार्क्स का ही डेटा है कि 10 से लेके 20 के अंदर लोगों को कितना मार्क्स मिला है स्टूडेंट को, या 20 से 30 कितना मार्क्स मिला है, तो अगर 5 स्टूडेंट को मिला है इस तरह से, ठीक है, 10 से 20 मिला है ऐसा मार्क्स 5 जन को मिला है, ठीक है, मतलब 11 12 13 14 जैसे जिस कैटेगरी में आएगा, तो वही हो गया ना इसका मतलब। अब हमें फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर क्लास का जिसका हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हमें ये पता करना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कौन से एरिया का पॉपुलेशन निकालना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया क्या है, या फिर पूरे देश का क्या, मतलब कोई तो एक पर्टिकुलर जगह चूज करना पड़ेगा जिसका हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो ये देखो इतने सारे क्लास जो है क्लास इंटरवल्स है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल्स बोल लो या फिर लेंथ बोल लो। तो ये देखो क्लास लेंथ, ये इंटरवल है, इंटरवल से हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब कैसे हो जाएगा, ये देखो फ्रीक्वेंसी 5 10 यहाँ पर टोटल क्लास लेंथ है, ठीक है, 10 नंबर से, इसका मतलब अगर ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले 10 मार्क्स है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 10 10 मार्क्स हो सकता है, मतलब 10 मार्क्स का मतलब 10 मिल सकता है किसी को, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है, मतलब 20 तो यहाँ पर आ जाएगा। 10 to 19 यानी टोटल 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स वाई ये 10 हुआ। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये जो मार्क्स है इतने, ये सब जो मार्क्स है, मतलब किसी को 10 मिल सकता है, 11 12 13 14, ये जो है ये कितने लोगों को मिला है, 5, तो डेंसिटी क्या है 5/10, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.5। जस्ट यही चीज हमें, देखो ये सब करने नहीं देगा, तुम लोग को नहीं बोलेगा डेंसिटी कैलकुलेट करो, नॉर्मली अभी तक तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन तुम लोग को ये जरूर पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब फॉर्मूला क्या है या फिर इसका मतलब क्या है, तो ये प्रैक्टिकल समझ जाओगे तो इजीली हो जाएगा। फिर देखो टोटल यहाँ पर 10 क्लास लेंथ है, ठीक है, मतलब क्लास लेंथ जो है वो टोटल 10 है, उसमें आउट ऑफ 2 दो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 20 से लेके 30 के अंदर मार्क्स मिला है। अगर ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मतलब इजी समझने के लिए हम बोल रहे हैं, मान लो कि ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हो गया 0.2, ठीक है, फिर आउट ऑफ 10 8, तो ये हो गया 0.8, ठीक है, फिर आउट ऑफ 10 3, तो ये हो गया 0.3 हो गया, ठीक है, ये मैंने रेशियो की तरह दिखा दिया, पॉइंट मतलब फ्रैक्शन में दिखा दिया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो पहले क्लास में परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 18, 5 है उसमें, आउट ऑफ 18 पहला क्लास लेंथ में 5 फ्रीक्वेंसी जाता है, और ये हो जाएगा 5/18, ये मैंने 5/18 लिख दिया, ठीक है, सिर्फ डिवाइड करके, यहाँ पर 2/18, आफ्टर दैट 8/18 और 3/18, और ये कॉलम बना रखा है परसेंटेज, मतलब इसमें 100 इंटू कर दो, 5/18 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा 27.7%, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला बिना याद किए भी हम लोग कर सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना बार ऑकर हुआ है इसमें, तो ये देखो इस क्लास में 5 बार, ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 10, टोटल 10 है, यहाँ पर हर जगह पे 10 मार्क्स अलॉट हो रहा है, तो इस तरह से 2/18 इंटू 100 करने पे आ जाएगा 100/9, और 100/9 का आता है 11.1111, ठीक है। अच्छा 8/18 इंटू 100, तो इसका हो जाएगा हम लोगों का 44.44, ठीक है, ये देख लो एक बार ठीक हो रहा है कि नहीं, हम लिख दे रहे हैं, मैंने एक बार कैलकुलेट कर रखा है तो वहां से लिख दे रहे हैं, बाई चांस अगर मैंने रैंडमली किया हुआ है, अगर कुछ ये अमाउंट कम बेसी होता है तो तुम लोग उसको ठीक कर लेना, ठीक है, हम अभी रैंडमली लिख रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही पाओगे, मुझे लगता है ठीक ही किया है मैंने, फिर भी अगर थोड़ा इधर उधर हुआ है तो तुम लोग देख के इसे ठीक कर लेना, ठीक है। तो हम लोग को ये दो चीज समझना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हमें रिलेट करना है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है, जैसे ये टोटल फ्रीक्वेंसी तो 18 है, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास में 5 है, ये पर्टिकुलर क्लास में 2 है, ये पर्टिकुलर क्लास में 8 है, ये पर्टिकुलर क्लास में 3 है, तो ये इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो
graphical presentation of frequency distribution। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या ग्राफ होता है, तो देखो एक बार नाम देख लो क्या क्या ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑगिव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये 3 तरह का ग्राफ होता है जिसको यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो पहला देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। पहला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, ये हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको हम समझा देंगे, पहले लिख लेते हैं। देखो ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है, इट इज ए कन्वीनियंट वे टू प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अच्छा, देखो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा जो है कन्वीनियंट कौन सा है, तो फिर ये वाला हिस्टोग्राम। तो ये सब चीज हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा कंपैरिजन करना। इसमें क्यों ये इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसमें देखो कंपेयर करना बहुत आसान होता है। कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट classes is possible. It is useful to calculate मोड ऑल्सो। ये बता देंगे, ये सब बता देंगे कैसे मोड कहाँ से आ गया मिडिल में, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है अभी बता देते हैं। इसको पहले लिखवा देते कंप्लीटली। स्टेप टू क्रिएट, कैसे हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। पहले मैंने इसका जो है और मतलब फीचर्स बता दिया कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि कैसे इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, तुम लोग को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एमसीक्यू है ना, ड्रॉ नहीं करना है, बट ये प्रोसेस समझेंगे तभी जाके हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। कन्वर्ट क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री, ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी बोला था कि क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कब, अगर ऐसा क्लास लिमिट है 10 to 19, फिर 20 से लेके 29, ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, क्लास लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू क्लास बाउंड्री हो जाता है। क्लास बाउंड्री उसी को मानेंगे जो ओवरलैपिंग होता है ना। ये सब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ढूंढते हैं, डिफरेंस ढूंढ के ऐड और लेस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेस, लोअर क्लास लिमिट से लेस कर देते हैं d/2 को, और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देते हैं d/2 को। ये ऑलरेडी मेरा डिस्कस किया हुआ है, जस्ट मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री, पहले तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री इक्वल नहीं है तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड प्लॉट इनटू एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि ग्राफ का दो प्लॉटिंग होगा, ये वाई, ठीक है, और ये एक्स, ऐसे होता है ये। तो यहाँ पर प्लॉट होगा ये वाला चीज जो भी बताया मैंने। नेक्स्ट, फॉर्म रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स टेकिंग क्लास इंटरवल एज बेस। नेक्स्ट लिखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी एज लेंथ।
यूज फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अनइवन लेंथ। कंप्लीट हो गया। अब हम इसको समझाते हैं। देखो यहां से ड्रॉ ले लेते हैं हिस्टोग्राम का। देखो हिस्टोग्राम जो है ये ऐसे देखने में होगा। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखो हिस्टोग्राम जो है वो कुछ ऐसे देखने में होगा। अब ये कौन से डेटा से हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया है वो भी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। ये देखो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन किए थे कि बीबीए स्टूडेंट सेंट जेवियर्स उनका वेट का हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसी पे ये किया हुआ है। तो देखो जब भी ड्रॉ होता है उसके लिए टेबुलर फॉर्मेट यूज होता है। तो ये वाला हम लोगों ने जो बनाया था ऑलरेडी, ठीक है, मैंने ये करके भी दिखाया था, इससे बना हुआ है हिस्टोग्राम। तो अब मैंने देखो क्या क्या लिखवाया है। पहले हम स्टेप टू क्रिएट बता देते, फिर इसका जो है यहाँ पर जो है इसका फीचर्स वो भी बता देंगे। पहले देखो यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री एंड प्लॉट इनटू एक्स एक्सिस। हमें क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना है। अगर ऐसा नीड होगा तो देन हम लोग उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। तो कन्वर्ट, क्या यहाँ पर जरूरत होगा क्लास बाउंड्री बनाने का? क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? इतना बोल दो मुझे एक बार, फटाफट मुझे बोल दो कि बनाना है कि नहीं बनाना है। क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री बनाए या ना बनाए? हम्म, करते হবে। तो ये देखो 44 से 48 है, तो कैसे करेंगे? ये देखो हम लोग को क्या करना होता है, कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, उसका लोअर क्लास लिमिट ले लो। ठीक है, कोई भी क्लास इंटरवल का लोअर क्लास, जैसे अगर हम लोग ये वाला ले लेते हैं, जस्ट उसके प्रीवियस वाले का अपर क्लास लिमिट लो। ठीक है, ये 59 है, अपर क्लास लिमिट लो, जितना आया उसको बोलते हैं डिफरेंस, डी, और डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करो। तो नॉर्मली हर जगह पे तुम लोग देखोगे 0.5 होता है। कभी तुम लोग स्टैटिस्टिक्स तो किए होगे, तो ये करते हो तुम लोग 0.5 ऐड 0.5 लेस। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है, इसका जो कंसेप्ट है वो इस वजह से। अब अगर हम लोग 0.5 ऐड लेस करेंगे तो पहला वाला हो गया 44, ये यहाँ पर 48.5 यहाँ पर ऐड होता है, पीछे ऐड हो जाता है और स्टार्टिंग में लेस हो जाता है, मतलब लोअर क्लास लिमिट में लेस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 43.5। एक बार हम लिख लेते हैं, फिर वो ड्रॉ में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो ये सब में ऐड होगा ना, तो ये देखो हम तो इस तरह से करते हैं, फटाफट होता है, तुम लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए। 58.5, 63.5, 68.5 और 73.5। ठीक है, पीछे सब 0.5 ऐड होगा, मैंने फटाफट 0.5 ऐड कर दिया। अब 49 को 0.5 से लेस करोगे ना, तो यही वाला यहाँ पर आ जाएगा। यही तो करना था हम लोगों को। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो में हमें बनाना था, तो कंटिन्यूअस फ्लो में बना लिया हम लोगों ने। अच्छा, 58.5, फिर ये वाला हो गया 63.5, फिर ये वाला हो गया 68.5, ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ में एक बार आ जाते हैं। देखो जो ड्रॉ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो क्या बोला है, कन्वर्ट क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री कर लिया हम लोगों ने। अब इसको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस में। चलो देखो क्या एक्स एक्सिस में प्लॉटेड है कि नहीं है। एक्स एक्सिस में ये सब प्लॉट होना चाहिए। तो 43.5 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 43.5, उसके बाद क्या आना चाहिए 48.5, जो कि यहाँ पर आएगा। इन्होंने क्या किया है, इतना सारा चीज यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब अपने हिसाब से लिखा है। ये लोग क्या किया है, पूरा डेटा नहीं दिखा रहा है, जस्ट उसके बाद वाला दिखा रहा है। 43.5 के बाद 48.5 को स्किप कर दिया, सीधा 53.5 दिखा रहा है ये लोग। ठीक है, तो ये देखो ये 48.5 यहाँ पर दिखा दिया, नहीं दिखाया है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 53.5 जो इन्होंने दिखा रखा है। ये देखो ये तो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, इन्होंने सारा चीज नहीं दिखाया क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, हेजी हो जाएगा। ग्राफ पेपर होता है तो उसमें क्लियरली दिखा सकते हैं। बस तुम लोग समझो, हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं 53.5, उसके बाद आ जाएगा 58.5, ये वाला, ये देखो 58.5 इन्होंने मेंशन नहीं किया है। देन 63.5, ये देखो 63.5, फिर 68.5, मतलब ये वाला यहाँ पर 68.5। ठीक है, उसके बाद देखो 73.5 हो गया। इस तरह से सारा चीज लिखा नहीं है, बात अलग है। ठीक है, वो यहाँ पर जैसे उन्होंने प्रिंट किया है। तो ये हो गया, एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया। आफ्टर दैट क्या करना है, फॉर्म रेक्टेंगल टेकिंग क्लास इंटरवल एज बेस। ठीक है, हमें रेक्टेंगल बनाना है, कहां पर बनाना है, एक्स एक्सिस में बनाना है। देखो एक्स एक्सिस में ही रेक्टेंगल बन रखा है, ये तो वाई एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में ही रेक्टेंगल बन रखा है। और रेक्टेंगल को जब हम लोग बनाएंगे तो क्लास लेंथ के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ देखो ये सबका क्लास लेंथ कितना है, डिफरेंसेस कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा। 5 हो रहा है ना,
5 हो रहा है, 43, 44, 5, 6, 7, हाँ 5 हो रहा है। देखो सब में क्या है, 5 है, 5 है, हर जगह पे 5 है, ठीक है, हर जगह पे 5 है। 48 माइनस 53, ठीक बोला तो मैंने, 48, हाँ 5 ही तो है, ठीक है, 5 है। तो ये 5, ये देखो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लिया गया है, 1 2 3 4 5। ये गैप जो है मेंटेन किया गया है। ये ग्राफ पेपर में तुम लोग अगर चाहो तो कोई ग्राफ पेपर लेके अपने मतलब और भी अच्छे से समझने के लिए कर सकते हो। बाकी यहाँ से भी समझ में आ रहा है इतना। देखो यहाँ पर 5 है, मतलब ग्राफ पेपर लेके करोगे तो मिडिल का जो गैप है ना वो 5-5 दिखेगा। ये देखो 5-5 रखना पड़ेगा, क्लास लेंथ के हिसाब से गैप रखना पड़ेगा। हो गया। अब रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। अब रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए तो हमें पॉइंट का प्लॉटिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए पॉइंट को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस तो बन गया, कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी एज ए लेंथ, फ्रीक्वेंसी जो है उसे एज ए लेंथ रखना है, वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। चलो फ्रीक्वेंसी एक बार दिखा देते हैं यहाँ से। ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या था, कहाँ चला गया क्वेश्चन हम लोगों का। ये देखो फ्रीक्वेंसी था 3 4 5 7 9 10, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 4, तो क्या होगा, मुझे पेज इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, 5 7 9 8, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखते हैं क्या इन्होंने इस तरह से किया है कि नहीं किया होगा, जरूर देखो। हो गया। अच्छा देखो, इनका मिनिमम क्या है 3, मैक्सिमम क्या है 8। तो इन्होंने क्या लिया है, 0 से लेके 10 तक लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो लेंथ ले रखा है 0 से 10, तो 3, तो पहला 3 होगा। तो देखो इस तरह से क्या है, 0, ये 0, यहाँ पर फिर यहाँ 2 लिया हुआ है, तो इसके बीच में क्या है 1 2, ठीक है, फिर ये 3 हो गया। इसका मतलब ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, इसको भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो 3 हो गया। अब पहला देखो, ये 3 4 हम यहाँ लिख देते, 5 6, ये 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का अगर पहला वाला 3 होगा तो हम लोग कैसे देखेंगे ग्राफ पेपर में, इस तरह से देखेंगे, ये 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ऐसे करके 3 देख के ऐसे मेजर करके यहाँ पर 3 को पॉइंट आउट कर लेंगे। हो गया। अच्छा उसके बाद वाला क्या है, उसके बाद वाला 4 है, ये वाला, ठीक है। तो 4 मतलब यहाँ पर, ये देखो इसके साथ यहाँ पर हो गया, है ना, 4 मतलब यहाँ पर। उसके बाद 5 है, 53.5 वाला, ये देखो 5, ये यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद 7 है, ये देखो 7 के हिसाब से पॉइंट किया हुआ है। उसके बाद 9 है, ये देखो 9 के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर 8 है, 8 मतलब ये वाला देखो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये 5 का गैप तो हम लोग मेंटेन करेंगे ही। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके तो 3 लिया वाई एक्सिस में, अब एक्स एक्सिस में भी हमें 3 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग लेके इसको स्केल से ऐसे 5 1 2 3 4 5 ये गैप को मेंटेन करेंगे। गैप को मेंटेन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, फिर ऐसे ऐड होते जाएगा। बाकी तुम लोग को ड्रॉ नहीं करना है, मैंने जस्ट समझा दिया कि कैसे होगा। अब ये देखो, इसमें बोला था ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें कंपैरिजन बहुत इजीली होता है। तो देखो हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू, जैसे ये वेट का था, तो सबसे ज्यादा वेट जो है इस क्लास में बिलोंग कर रहा है, ये वाले में, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट दिख रहा है ना। ये जो रेक्टेंगल है सबसे जो है हाइट में ज्यादा है। तो सबसे जो ज्यादा होता है उसे स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं मोड, मोड यानी मोस्ट होता है, ठीक है, मोड यानी मोस्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ना भी पड़ेगा। जो होता है चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जस्ट इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो मोड होता है, ये देखो मोड, यहाँ पर हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए, देन हम लोग मोड कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर वही बोला था, देखो क्या बोला है, अब यहाँ से हम बता देते हैं। पहले यहाँ पर बोला था हिस्टोग्राम एरिया डायग्राम, इट इज अ, तुम लोग अपने कॉपी में देखो, ये हम नहीं मिटा रहे क्योंकि अगर जरूरत होगा तो, इट इज अ कन्वीनियंट वे टू सेपरेट टू प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लासेस पॉसिबल। तो देखो हम लोग आराम से इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा सबसे हाईएस्ट है, कौन सा सबसे लोएस्ट है, ठीक है, ये कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोड ऑल्सो, ये देखो यहाँ से हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे जो ऊंचा वाला रेक्टेंगल रहेगा वही मोस्ट वैल्यू को बताएगा, सबसे हाईएस्ट है तभी तो सबसे ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल बना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे स्टेप्स क्रिएट करना है वो तो मैंने पढ़ के ही बताया। अब ये लास्ट लाइन, यूज फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अनइवन लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ अनइवन होता है तो हमें फ्रीक्वेंसी यूज करना है। तो क्या अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी यूज नहीं किया है, किया है, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज किया है, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को यूज किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का लेंथ अनइवन होगा, दैट इज 5, उसके बाद मान लो 5 के जगह
6 आ गया, फिर मान लो 3 आ गया, ऐसा। अगर अनइवन लेंथ है, ये तो लेंथ है ना डिफरेंस, अगर अनइवन लेंथ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, ये बताया है, ठीक है। अगर अनइवन लेंथ होगा तो यहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हिस्टोग्राम का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को कौन सा डायग्राम देखना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसका कोई नाम होता है क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड जो डायग्राम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा देखो ये कैसे होगा, इसका अभी पहले लिखवा देते फिर बताते हैं। ए, यूजुअली प्रेफरेबल फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। B can be used for grouped also, but only if class length are even, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो नॉर्मली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट एक ही इसमें कंडीशन है कि लेंथ इवन होना चाहिए। जैसे देखो हिस्टोग्राम लेंथ इवन हो या अनइवन हो, दोनों में ही हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी जो है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जैसे 10 to 20 ये ग्रुप्ड होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, बट लेंथ इवन होना चाहिए, अगर लेंथ अनइवन है तो नहीं यूज कर सकेंगे, ठीक है। अब स्टेप्स टू क्रिएट, कैसे क्रिएट होता है देखो। पहला, प्लॉट एक्स आई एफ आई, ठीक है। मतलब एक एक्स का वैल्यू, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, बता देते हैं। वेयर एक्स आई मतलब क्या होता है, क्लास वैल्यू। इन केस ऑफ अनग्रुप, मीड वैल्यू इन केस ऑफ ग्रुप, एंड एफ आई, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, एंड एफ आई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ग्रुप्ड अनग्रुप्ड अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो ये भी मैंने लास्ट दिन बताया, देखो एक बार बता देते याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार बताया था मैंने। ये देखो ये जो है ये सब ग्रुप्ड हो गया, ये सब ग्रुप्ड हो गया, ठीक है, ये सब ग्रुप्ड है। तो अनग्रुप्ड कौन सा है देखते हैं, मैंने लिखा तो था, अनग्रुप्ड भी दिखा देते हैं। ये देखो अनग्रुप्ड है ना, ये अनग्रुप्ड। तो एक बार कॉपी में देखो क्या लिखवाया मैंने लिखवाया है यूजुअली प्रेफरेबल फॉर अनग्रुप्ड, इसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन ग्रुप्ड को भी प्लॉट कर सकते हैं अगर इनका लेंथ जो है वो इक्वल हो, ठीक है। कैसे क्रिएट किया जाएगा, हमें प्लॉट करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों में ही प्लॉट करना पड़ेगा। एक्स आई मतलब क्लास वैल्यू ले लेंगे, इनके सब अनग्रुप्ड, अगर अनग्रुप्ड होगा तो जैसे एक्स का वैल्यू 8 9 10 12 14 19 हो गया, लेकिन अगर ग्रुप्ड होगा, अगर ग्रुप्ड होगा तो मीड वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप्ड होगा तो मीड वैल्यू लेना पड़ेगा, मीड वैल्यू मतलब 0 से 10 का मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, कोई भी रेंज का मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी तरह से 5 हो गया, ठीक है। तो अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो हमें मीड वैल्यू यूज करना पड़ेगा, अगर अनग्रुप्ड है तो हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, लॉजिक देखो, यहाँ पर कितने सारे वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 तो यहाँ पर आएगा, ओवरलैपिंग है, तो 9 है। तो कौन सा ले एक्स का वैल्यू, ये तो सभी एक्स के वैल्यू है, कौन सा ले, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एवरेज, एवरेज मतलब मीड कर दो, मीड वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। जीरो से मतलब ना इसका ना उसका, मिडिल वाला ले लेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर तो इंडिविजुअली हमें दिख ही रहा है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना है, ज्वाइन ऑल प्लॉटेड points to make line segments which eventually will become a polygon. पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक शेप जहां पर मल्टीपल लाइन सेगमेंट है ना। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ए शेप विथ मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया पॉलीगन। अच्छा, बस ये यहाँ तक किया। अब हम लोग समझेंगे, मैंने ये दो लाइन तो समझा दिया, ये दो लाइन तो समझा दिया कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का क्या होगा, और मीड वैल्यू क्यों लैंग्वेज आया, और अगर हम लोगों को मीड वैल्यू नहीं लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, अब कैसे क्रिएट होगा। तो चलो देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पर हिस्टोग्राम तो हम लोगों ने समझ लिया, अब ये आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है, देखो सबसे पहले ये मिड पॉइंट लिया हुआ है, मिड पॉइंट लिया हुआ है मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी है। अगर देखोगे तो वही सेम वाले क्वेश्चन का ही है, ठीक है, सेम वाला क्वेश्चन मीन्स ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बीबीए स्टूडेंट का वेटेज का ले रखा था, वेट का, ठीक है। तो इस पे पहले हम लोग क्लास बाउंड्री बनाएंगे, तो क्लास बाउंड्री हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था, बट अभी तो मैंने मिटा दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं 43.5, देन 48.5 से 53.5, फिर 53.5 से 58.5, 58.5 से 63.5, 63.5 से 8.5, ठीक है। अच्छा, 68.5 से 73.5 हो गया। ये हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास लेंथ अगर इक्वल है तभी कर पाएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था क्लास लेंथ इक्वल है हिस्टोग्राम के टाइम में, सभी में 5 है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो क्या करना पड़ेगा, अगर क्लास वैल्यू ले पाते तो ले लेते, क्लास वैल्यू तो नहीं ले सकते, वैल्यू तो बहुत सारा है, क्योंकि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ये अनग्रुप्ड नहीं है, तो मीड वैल्यू लेना पड़ेगा। मीड वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करो, 43.5 और 48.5 कितना हो जाएगा, 43.5 और 48.5 का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, देखो कितना होता है, 92, 46 आता है, ठीक है, 46 आता है। अगर सब में लेंथ इक्वल है तो मीड वैल्यू भी ना उतने से ही इंक्रीज करेगा। ये दोनों का मीड वैल्यू कितना आ जाएगा पता है, 51, 5 ऐड कर दो पता चल जाएगा। अगर लेंथ बराबर है, लेंथ सब में 5 है ना, तो मीड वैल्यू भी 5 से ही इंक्रीज करेगा। ये हो जाएगा 56। तुम लोग बाद में ऐसे टोटल करके डिवाइड 2 करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 61, यहाँ पर हो जाएगा 66, यहाँ पर हो जाएगा 66 में 5 ऐड करने पे 71, देखो वही लिखा है। मीड पॉइंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला था, देखो मैंने यहाँ पर लिखा था मीड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है, कर लिया। ज्वाइन ऑल प्लॉटेड पॉइंट टू मेक लाइन सेगमेंट विच इवेंचुअली विल बिकम अ पॉलीगन। अब हमें क्या करना है, ऐड करते जा, मतलब प्लॉट करते जाना है। प्लॉट करने के बाद गुड आफ्टरनून राहुल। तो ये देखो, ये सब प्लॉट करते जाना है। प्लॉट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली पॉलीगन बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये जितने भी देखो कैसे प्लॉट हुआ है, ये एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। कहाँ पर क्या प्लॉट करना है, मीड पॉइंट को कहाँ प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखवाया, एक बार लिख लो, मीड पॉइंट को एक्स एक्सिस में, या फिर लिखवाया है, देख लेते हैं। एक्स आई एफ आई लिखवाया, तो कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये देखो एक्स आई मतलब एक्स का वैल्यू जहां पर ग्रुप डेटा होगा वहां पर मीड वैल्यू इक्वल टू एक्स आई वैल्यू, जहां पर ग्रुप डेटा होगा वहां पर मीड वैल्यू इक्वल टू एक्स आई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स आई का वैल्यू प्लॉट किया है, देखो 46, उसके बाद इन लोगों ने 56 किया है, ठीक है, मतलब एक गैप मेंटेन किया है। उसके बाद 66, उसके बाद यहाँ पर 76 तक मतलब लेके गया है, 0 से लेके 76 तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें पता था 3 4 5 7 9 10, तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 तक किया हुआ है। अब प्लॉट कैसे किया जाएगा, पहला वाला 46, तो 46 मतलब यहाँ पर, ठीक है, 46 मतलब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब इनमें गैप देखो 10 10 का मेंटेन हुआ है, 46 से 56, 10 का गैप, 56 से 66, 10 का गैप, मतलब जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो अपने हिसाब से 10 का 20 का गैप ले सकते हो, ठीक है, जैसा ठीक लगे। तो ये 46 के बाद तुम लोग 51 भी लिख सकते हो, या फिर मान लो यहाँ पर 5 का गैप करके 51 फिर 56 ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर 51 आ जाएगा, फिर 56 आ जाएगा, फिर 61। वैसे ड्रॉ तो करना है नहीं, चीज को सिर्फ समझ लो। अब यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, अब देखो पहला वाला 46, तो पहला 46 और इसका फ्रीक्वेंसी 3, तो ये 46 यहाँ पर 3 मतलब यहाँ लेना है, ठीक है। अच्छा दूसरा है 51, 51 मतलब 46 46 7 8 कहाँ पर ले 46 और ये 10 है, तो 51 कितने बार बाद आ रहा है, 46 7 8 9 10 11 मतलब 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मिडिल होगा 5, फिर 1 2 3 4 5 यानी 56 हो जाएगा। अब ये अगर ये पॉइंट अगर 51 होता है, मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया, ये 51 मिडिल में ही होगा, 46 के बाद 5 काउंट करने के बाद 51 आएगा, फिर 5 काउंट करने के बाद 56 आएगा, टोटल गैप 10 का है। तो 51 जब ले रहे हैं देन क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी 4, तो ये देखो ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से 56 लिया गया है, 56 जब ले रहे हैं तब 5 है, तो 56 जब ले रहा है ये देखो 5 ये रहा है, ऐसे देखो 5 और यहाँ से देखो ये 56, ठीक है। फिर 56 और 66 के मिडिल में आ जाएगा 61, है ना, यहाँ 5 और यहाँ 5, जब 61 होता है देन 7, तो 7 मतलब ये वाला पॉइंट और 61 ऐसे, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, ये पॉइंट इस तरह से सिलेक्ट होगा, स्केल लेके पेंसिल से ऐसे करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पॉइंट मेरा प्लॉट हो रहा है। फिर आ जाता है 66 के बाद 71, ये दोनों के मिडिल में होगा, 71 हम मान लेते हैं इस दोनों का मिडिल ये है, तो 71 में कितना 8, तो 8 मतलब दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये नहीं ये वाला होगा 8 मतलब ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, 8 मतलब ये हो जाएगा, अच्छा 9 है, अच्छा वही बोले 9 है 66 का, 9 मतलब ये वाला, वही हम बोल रहे हैं, गलत तो ड्रॉ नहीं करेगा ये लोग, ये देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद 71 मतलब 8, 8 मतलब नीचे आ गया ये वाला, ठीक है। अब जितना भी पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट किया सबको हमें क्या कर लेना है, ऐड करके लाइन सेगमेंट बनाना है, सबको हमें ऐड कर देना है। तो ये जितने भी पहले ये सब पॉइंट प्लॉट हुए होंगे, दिस वन, ठीक है, ये सब कैसे प्लॉट होगा वो भी मैंने बताया, ठीक है, ये सब पॉइंट प्लॉट होगा, फिर ऐसे 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 करके हम लोग इसको स्केल से पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतना सारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो हमारा यहाँ पर डायग्राम प्रेजेंट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो ड्रॉ बन गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ड्रॉ का प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन तो बना, और कैसा पॉलीगन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कितने तरह का होता है, हिस्टोग्राम पढ़ लिया और एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑगिव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। ऑगिव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अच्छा पहले इसका ड्रॉ भी एक बार दिखा देते हैं, ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होगा, बताते हैं, देखो यहाँ पर पहले कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए टेबल वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मैप। पहले हमें ऐसा एक टेबल प्रिपेयर करना है जहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख पाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप। आज ही मैंने यहाँ पर दिखाया, और एक मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया तो उसको मैंने सही भी करके दिखा दिया। और क्या फॉलो करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा देन लेस देन टाइप, अगर क्वेश्चन बोल देता है तो फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जब हम लोग ऑगिव्स या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम भी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा
बनेगा बाय यूजिंग क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। तो क्रिएट ए टेबल, पहले हमें ऐसा एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा जहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैप करेंगे, ठीक है। अगेंस्ट कहां पर दिखाएंगे, कहां पर मैप होगा, अगेंस्ट ईच क्लास बाउंड्री, ठीक है। क्लास बाउंड्री मतलब ये रहा, हर एक क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैप करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे एंड मेक इसी के साथ लिखो, एंड मेक ए कर्व, ठीक है। इसमें कर्व बनता है बाय प्लॉटिंग, जैसे उसमें पॉलीगन बना, ठीक है, उसमें रेक्टेंगल बना, हिस्टोग्राम रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, अभी इसके पहले हम लोगों ने जो किया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन प्रिपेयर करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, कर्व बनेगा, ठीक है। कर्व बाय प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट, ठीक है। कर्व जो है, कर्विक फॉर्म को ही बोला जाता है, कर्व इज कॉल्ड ऑगिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, दिस ग्राफ कैन बी मेड by both type of cumulative frequency and called as less than ogive or more than ogive, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाए या ग्रेटर देन, दोनों से ही बनता है। अगर लेस देन टाइप से बनेगा देन कॉल्ड लेस देन ऑगिव, अगर मोर देन टाइप से बनेगा देन मोर देन ऑगिव। It can be used for calculating quartile also, ठीक है। जैसे हिस्टोग्राम मोड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, मोड मतलब होता है मोस्ट जो वैल्यू होता है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड मोड स्टैटिस्टिक्स में, अभी हम लोग आगे इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। और ये जो है ये क्वार्टाइल के लिए हमें हेल्प करता है। क्वार्टाइल का मतलब इतना तो समझ में आता है, कोई भी एक सीरीज को अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते, कोई भी सीरीज को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते, यानी 1/4, 25%, 25%, 25% एंड 25%, इस तरह से अगर डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टाइल का मतलब समझो वही होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल, इससे हम लोग क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। डी, इफ वी प्लॉट बोथ ogives in same graph, perpendicular line drawn from their intersection towards x-axis is cutting axis at median। समझाते हैं क्या होता है, पूरा ही समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये जो है ऑगिव्स का दूसरा नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी जो ग्राफ हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करके बनाने वाले। क्रिएट ए टेबल, पहले हमें एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैप कर पाएंगे, ठीक है। और हर एक क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट में उसका वैल्यू को प्लॉट कर देंगे, और मेक ए कर्व, उसके बाद एक कर्व बनाएंगे बाय प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को ज्वाइन करके बाय लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं कैसे होगा, ये भी उसी क्वेश्चन का ही डायग्राम बनाया हुआ है, उसी क्वेश्चन को यूज करके डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का उस क्वेश्चन का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना बनेगा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो,
फिर से एक बार इसी क्वेश्चन में आना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये देखो, अगर हम लोग लेस देन टाइप करते हैं 3, 3 में 4 ऐड होके 7, 7 में 5 ऐड होके 12, 12 में 7 ऐड होके 19, 19 में 9 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 28, 28 में 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 36। ये लेस देन टाइप हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग मोर देन टाइप करेंगे तो वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। 8, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 4 33, 33 प्लस 3 36, ठीक है। ये हो गया। ये देखो हर एक क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट में हम लोगों ने दिखा दिया। यहाँ पर क्लास बाउंड्री हम लोग का क्या था ये भी लिख लेते हैं। 43.5 से लेके 48.5, फिर 48.5 से लेके 53.5, ठीक है। ये कैसे होगा ये ऑलरेडी सब डिस्कस कर दिया मैंने। 58.5, 53.5, 58.5 से लेके 63.5, 63.5 से लेके 68.5, 68.5 से लेके 73.5। अब देखते हैं ड्रॉ कैसे होगा। मैंने सारा डेटा जो है कलेक्ट कर लिया, अब देखते हैं ड्रॉ कैसे होगा। ये देखो ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर चलते हैं। जो मैंने लिखवाया, यहाँ पर मैंने लिखा कि हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, जो है क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखो, यहाँ पर कैसे किया है। ये जो है क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर देखो या एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट होगा, क्लास बाउंड्री है ना। एक्स एक्सिस में क्लास बाउंड्री होगा। एक बार तुम लोग देखो वहां पर, हम अगर यहाँ पर दिखाएंगे तो तुम लोग को क्लियर नहीं दिखेगा। तुम लोग कॉपी में देखो, मैंने लिखवाया है। This graph can be made by both type of cumulative frequency called less than और greater than। मैंने दोनों ही ले रखा है। देखते हैं यहाँ दोनों ड्रॉ हुआ है कि नहीं। दो कर्व है तो दोनों ड्रॉ हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इससे क्वार्टाइल भी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम बता देंगे। अब प्लॉटिंग कैसे होगा देखो, हम लोगों ने जो है क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो भी है प्लॉट करना है एक्सिस में, ठीक है, और फिर लाइन सेगमेंट को प्रिपेयर करना है। तो ये देखो एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। यानी 43.5 से स्टार्ट होगा, देन 48.5, ये देखो 43.5, 48.5, 53.5, ये 63 लिख दिया इन्होंने गलती से, ये 53.5 होगा। फिर 50, अच्छा ये मिडिल में छोड़ रखा होगा। अच्छा देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। 43.5 स्टार्टिंग वाला। अच्छा, उसके बाद 48.5 लिखा है, ठीक है। 48.5 उसके बाद लिखा है 63 पॉइंट, ये गलत ही लिखा है। ये देखो दोबारा लिखा है, क्योंकि मेंटेन तो एक पर्टिकुलर कुछ करना पड़ेगा ना। अगर 5 का गैप मेंटेन हो रहा है तो यहाँ भी 5 का गैप ही मेंटेन होगा। तो 48.5 के बाद 53.5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी 63.5 लिख रखा है, तो इन्होंने 5 का गैप लिया हुआ है, तो 53.5 ये लिखा है। आफ्टर दैट 58.5, ये 58 हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ ऑलरेडी 68 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 58.5, ठीक है। उसके बाद 63.5 सही लिखा हुआ है। 68.5 उसके बाद ये 75 नहीं होगा, ये 73.5 होगा। वो प्रिंट जो है गलत हो चुका है, ठीक है। तो तुम लोग अपने पास, जिनके पास मैट है तो उसको कर सकते हो, ठीक। अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है, समझने से बात है, हम लोग को ड्रॉ तो करना है नहीं। तो इतना समझो कि जो भी क्लास बाउंड्री है वो एक्स एक्सिस में प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी लोअर वैल्यू है 3 और हायर वैल्यू है 36, इसीलिए देखो 0 से लेके 40 ले रखा है। मतलब लेस देन और मोर देन दोनों को इन्होंने प्लॉट किया है। जब 43.5 होगा तो लेस देन में 3 हो जाएगा। ये देखो 0 से लेके 10, यानी 10 का गैप है, तो यहाँ पर क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है। तो 0 से 3, 3 मतलब 1 2 3, ये देखो यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। ये जो है 3 मतलब यहाँ पर ले रखा है, छोटा छोटा पॉइंट दिखा रखा है। फिर 7, 7 मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग यहाँ पर होगा 7, ठीक है। 48.5 वाला 7 हो जाएगा। फिर 53.5 में 12, तो 7 10 से ज्यादा हो जाएगा 12, ठीक है। ये इस तरह से किया गया है, तो इस तरह से पॉइंट को लिया गया है। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट लिया गया है, जैसे पहला वाला 36, ये देखो 36 मतलब 40 और 30 के यहाँ पर आ सकता है, इस हिसाब से यहाँ पर 36 लिया गया है 43.5 के लिए। तो यहाँ से यहाँ मेजर करके ये वाला पॉइंट आ जाएगा 33, 33 30 से 40 के अंदर ही आएगा। 30 31 32 33 मतलब ये वाला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 29, 29 मतलब यहाँ पर जस्ट 30 के थोड़ा सा आगे, ये देखो यहाँ पर 29 प्लॉट हो गया। 24, तो 20 21 22 23 24 यहाँ पर हो सकता है। वो तो ग्राफ
में लोगे तो एक्यूरेट तुम लोग भी मेजर कर पाओगे। 17 मतलब 10 और 20 के यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 यहाँ 10 का गैप है, तो मतलब मिडिल से ऊपर जाएंगे, तो 17 मतलब यहाँ पर इन्होंने दिखाया तो यहाँ पर ही होगा, काउंट करके यहाँ लगभग यहाँ 17 आया होगा। 8 मतलब ये देखो 10 से लेके 0 से लेके 10 के अंदर, तो 10 के नीचे 9, उसके नीचे 8, तो यहाँ पर लिया है। अब ये इसको ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने वही पढ़ा, प्लॉट करने के बाद ऐड कर दो। सिमिलरली ये वाला, ठीक है, ये वाला भी इसी तरह से किया गया है। 3 7, ये देखो 36 लास्ट है, 36, ये देखो 36 यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे 28, ये देखो 20 और 30 के अंडर ये 28 हो गया। अच्छा 19, ये देखो 19 मतलब जस्ट 20 के एक घर नीचे यहाँ पर 19, ठीक है। 12 तो 10 और 20 मतलब 10 के बाद 11 12, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 12 यहाँ पर आ जाता है। 7 10 और 0 और 10 में 7, 10 10 के नीचे 9 8 7 मतलब लगभग यहाँ पर, ठीक है, ये 7 के लिए हो गया। अच्छा उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर 7 लिया है, तो इन लोगों का कैलकुलेशन जैसे होगा ग्राफ पेपर में लेना पड़ेगा 7, और उसके बाद ये 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये पूरा प्लॉट को ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, प्लॉटिंग करने के बाद ज्वाइन, तो इस तरह से होगा और ये कर्विक फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, कर्व बन गया देखो, और इसी को बोलते हैं ऑगिव। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला कौन सा बना है, ये वाला ऐसे देख के हम लोग समझेंगे ना, ये देखो ये कम से ज्यादा में जा रहा है, यानी ये लेस देन वाला है, ये ज्यादा से कम में आ रहा है, यानी ये मोर देन वाला है, ठीक है। अब हम लोग दोनों ही बना सकते हैं, वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि हाँ हम लोग दोनों ही एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ क्वार्टाइल वाला देखा था, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे क्वार्टाइल को समझेंगे, क्वार्टाइल देखो, क्वार्टाइल और यहाँ पर बोला है इफ वी प्लॉट बोथ ऑगिव्स इन द सेम ग्राफ, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है। फिर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो इंटरसेक्ट कहाँ पर किया है, यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स इज कटिंग एक्स एक्सिस एट मीडियन, तो ये एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा ये मिड वैल्यू होगा, ठीक है, ये कौन सा होगा, मिडिल वैल्यू, ठीक है, ये मिड वैल्यू होगा, जिसको हम लोग क्वार्टाइल 2 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो एक सीरीज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ये Q1 क्वार्टाइल 1, ये क्वार्टाइल 2 मतलब ये 25%, ये 25%, क्वार्टाइल 3 और ये हो गया क्वार्टाइल 4, ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टाइल 4। तो और Q2 जो होता है वो हमेशा मिड वैल्यू होता है, ठीक है। क्यों देखो ये 25%, ये 25%, तो Q2 तक 50%, और ये 100 पे हम लोग बता रहे, तो 100 का 50% हो गया मिडिल, ये फिर से 25%, ये 25%, ठीक है। ये और भी कैलकुलेशन तो अभी नहीं समझ में आएगा, कैलकुलेशन तो उस चैप्टर में करेंगे तो और भी समझ में आएगा। इतना समझो, हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, हमें इतना याद रखना है कि अगर हम लोग ऑगिव का यूज कर रहे हैं देन ये हेल्प करेगा हमें मीडियन और क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने में, और मीडियन क्वार्टाइल जो है वो रिलेटेड होता है, वो भी मैंने समझा दिया। हिस्टोग्राम मोड को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा, ये सब एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तीनों पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, लास्ट होने को आ रहा है ये वाला, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ये देखो फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग स्मूथली ड्रॉ करते हैं, मतलब फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम और हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम यूज करके ही हमें फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना पड़ेगा, लेकिन ये इसका लिमिटिंग फॉर्म है, ठीक है। और एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व through the midpoints
meet points. Next, these are below 4 types. 4 तरह का फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? पहला बेल शेप, यू शेप, जे शेप, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स एज मिक्स्ड कर्व। समझाते हैं, देखो। तो इतना समझो पहले कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो कितने तरह का होता है। बेल शेप होता है, यू शेप, जे शेप और कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स। ये देखो बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड कर्व। देखो कैसे देखने में होगा। ये बेल शेप हो गया, बेल के तरह देखने में है, बेल, ठीक है। ये बेल शेप हो गया। यू शेप तो यू के तरह देखने में होगा, ये रहा यू शेप, ठीक है। जे शेप, ये देखो ये जे के तरह देखने में है ना, जे शेप। अच्छा ये क्या है? ये मिक्स्ड है, ठीक है। मतलब थोड़ा ये यू भी बोल सकते हैं, फिर ऐसे देखेंगे तो ये जे हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं तो ये यू शेप हो गया, ठीक है। अगर ये दो जगह पे पॉइंट आउट करते हैं तो ये बेल शेप, ये बेल शेप, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं, देखो ये जे शेप, यहां से देखो ये भी जे शेप। तो ये मिक्स्ड कर्व है, मतलब बहुत सारे कर्व का मिक्सचर है, ठीक है। अब ये कब हम लोग यूज करते हैं? देखो ये जो है ये स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व मतलब जब हम लोग एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करते हैं, पॉइंट पॉइंट आने पे उसे इग्नोर करके अपने हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्केल लेके, पॉइंट लेके, ऑब्वियसली हम लोग कुछ ना कुछ यूज करके ही वैसे देखो ये स्केल से तो होने वाला है नहीं, फ्री हैंड ना, मतलब ऐसे हमें थोड़ा बहुत समझ लेना है, फिर ऐसे करके हम लोग पॉइंट को इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्मूथ हैंड में हम लोग करेंगे, और स्मूथली फ्री हैंड हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला बात है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये लिमिटिंग फॉर्म है एरिया डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, ठीक है। लिमिटिंग फॉर्म मतलब जस्ट उनके हेल्प से ही बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि ये वाला देखो, ये क्या है? ये है हम लोगों का बेल शेप, ठीक है। यू शेप, यू शेप देखो, जैसे यू शेप नॉर्मली किस चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो एक ट्रैफिक, ट्रैफिक जो होता है, स्पेशली हम टाउन का बात करेंगे, ठीक है, या फिर बड़े शहर का बात करेंगे, जहां पर एक पीक आवर होता है ट्रैफिक का, ठीक है। पीक आवर होता है ट्रैफिक का कब होता है? जब ऑफिस टाइम होता है ना। ये देखो जैसे मान लो पहले सुबह सुबह खाली रहेगा, ठीक है, सुबह सुबह कहीं निकलोगे जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, जैसे ही ऑफिस टाइम आएगा ना तो रश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे रश जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब शाम होगा फिर से वो धीरे धीरे, मतलब जैसे ही फिर ऑफिस छुट्टी होता है फिर से बढ़ जाता है रश, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बेल शेप। या फिर किसी बिजनेस का भी देख सकते हो, जो तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, पहले जीरो में रहता है, फिर धीरे धीरे वो अप होता है, फिर बूम में जाता है, फिर उसके बाद जो है डाउनफॉल हो जाता है। तो ये देखो इससे भी हम लोग बेल शेप को यूज कर सकते हैं। तो बेल शेप जो है वो बहुत ही मतलब पॉपुलर है, ठीक है। बेल शेप से हम लोग ये सब जो है बता सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ बोल रखा है एग्जाम्पल्स, तो तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हैं। ये देखो जे शेप कर्व स्टार्ट विद अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो जे शेप ऐसा होता है, मिनिमम से स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली रीच इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द अदर एक्सट्रीमिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग इन कोलकाता फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग आवर्स फॉलोइंग सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समटाइम्स वी मे ऑल्सो कम अक्रॉस इन्वर्टेड जे शेप। मतलब यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखा है, ठीक है, कि कब कौन सा कर्व यूज करते हैं। अभी इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा अभी देखने से समझ में आ जाएगा। इतना समझो कि ये सब फ्री हैंड ड्रॉ होता है, ठीक है। और क्या क्या चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? देखो हाइट, वेट, मार्क, प्रॉफिट यूजुअली बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है? बेल शेप। बेल शेप जो है सबसे कॉमनली यूज होता है, ठीक है, बेल शेप। बेल शेप से क्या क्या बता सकते हैं? हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट एकदम पहले नहीं था, फिर बिजनेस अच्छा स्टार्ट हुआ, जैसे होता है ना हर एक बिजनेस का पहले बूम, मतलब धीरे धीरे बूम पोजीशन, फिर दिन
रिसेशन आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या यूज होता है वो मैंने एक बार यहाँ से बता दिया। अब हम लोग यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। देखो अभी तक हम लोग जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, मतलब एकदम स्टार्टिंग चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे। अब हम लोग इस पे एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं। देखो एमसीक्यूज क्या क्या होगा यहाँ पर, तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है। जरूरत है तो अपना कॉपी सामने रखो, देख के ही बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है। क्या दिया है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोल रहा है कि कौन सा फॉल्स है। मैंने लिखवाया था तुम लोग को, तुम लोग देख के मुझे बता सकते हो कौन सा फॉल्स है, कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो ओरिजिन है कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज होता है, ये मैंने एक लिखवा दिया था। इसको देख के मुझे बता सकते हो कि कौन सा फॉल्स है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोलो। चैप्टर कंप्लीट, अब तुम लोग परफॉर्मेंस दो। मैम सी। करेक्ट। इसमें क्या था, के नहीं था ना, इनका स्पेलिंग क्या था, इसमें के नहीं था, ये फ्रेंच वाला। ये क्या था, क्यू यू ई था शायद लास्ट में, मुझे जितना याद आ रहा है। देखो क्यू यू ई। यस मैम। हाँ, और ये जो है ना ये जर्मन में होता है, ये जो स्पेलिंग है ये जर्मन, ये भी तुम लोग लिख लो। मैंने उतना सारा तो नहीं लिख पाया, उतना सारा लिख के मतलब याद रखना भी मुश्किल है, फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया जर्मन लैंग्वेज में होता है। दूसरा बोलो, स्टैटिस्टिक्स इज मैम हमने लिखा है था जर्मन का। लिखा है था जर्मन का, तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, जो भी हो। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर सिर्फ डेटा का बात हो रहा है, न्यूमेरिकल डेटा, तो कौन सा सेंस होता है, ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। बोलो, कॉपी खोलो ना, अपना कॉपी तुम लोग ओपन करो, देख के ही मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी। प्लूरल सेंस हाँ। और सिंगुलर सेंस में क्या होता है, सिंगुलर सेंस में डेटा क्या क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालिसिस, है ना, ये सब चीज होता है। ये सब चीज होने पे इसको बोला जाता है सिंगुलर सेंस में। देखो ना, मेरा स्टार्टिंग में ही लिखवाया हुआ है, ठीक है, तुम लोग चेक करो, मिल जाएगा कॉपी में लिखे हो तो इसका मतलब बी सही हुआ है, बी होगा। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड होता है, बोलो। इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। अच्छा, फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद, स्टैटिस्टिक्स किस चीज को लेके कंसर्न्ड है, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो बोलो क्या होगा। एन बी। बी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को कंसीडर करता है, बट क्वालिटेटिव को कंसीडर करने के लिए उसे क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटेटिव डेटा को नहीं बताता है। जैसे मैंने बोला था ना, रेडियो मिर्ची पे जो गाने आते हैं, ठीक है, उसका जो रैंकिंग, तो गाना का रैंकिंग कर दिया जाता है, मतलब क्वालिटी को क्या कर दिया गया, क्वांटिटी में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे टीआरपी वगैरह, तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। जैसे जेंडर, तो जेंडर जो होता है, तो जेंडर को हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्वांटिटी कर देते हैं ना, फिर उसके बाद मेल फीमेल ऐसे देख के, तो किसी का जेंडर हो गया, कोई फूल का कलर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव भी मेजर कर सकते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स में जब कैलकुलेशंस करने के लिए ना, क्वालिटेटिव से नहीं होता है, तो उसे ट्रांसफर टू क्वांटिटी करते हैं ना। तो अब बोलो आंसर क्या होगा। नहीं, डी होगा, डी। बोथ ए एंड बी, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों को ही कंसीडर करता है ना। ये मैंने लिखवाया था ना कि क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन आ, यहाँ पर तो नहीं है वो वाला जैम बोर्ड, ठीक है। तो एक मिनट हम दिखा देते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है, तुम लोग देखो, मैंने सारा मेन मेन पॉइंट लिखवाया है जहां से एमसीक्यूज आता है, ऐसा नहीं है। तुम लोग को मिलना तो चाहिए, देखते हैं।
ये वाला तो मैंने स्टैटिस्टिक्स क्या नाम दिया था? अच्छा शायद यहाँ था ये वाला। हाँ मिल गया, चलो मिल गया। दिखा देते हैं ना, तुम लोग को याद आ जाएगा। ये देखो, और जर्मन भी लिखवाया था। अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ पर discrete continuous attribute quantitative information shown as the number क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये देखो क्वालिटेटिव कैरेक्टर को एट्रीब्यूट बोलते हैं। मैंने कहाँ पर एग्जांपल दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं तो लिखवाया था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग बाद में एक बार देख लेना। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट ये है कि क्वालिटेटिव को डायरेक्ट ले सकता है, सॉरी क्वांटिटेटिव को। क्वालिटेटिव लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उसको क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर डी होगा। चलो फिफ्थ नंबर बताओ, एट्रीब्यूट कैसा डेटा होता है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? बोलो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, ऑल ऑफ दिस। बोलो क्या होगा आंसर? हाँ बोलो। क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट मतलब क्या? क्वालिटेटिव है ना? ए बोल रहे हो तो तुम लोग? ये तो एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बोलो। यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन बोला है। ठीक है, ध्यान से समझ के बोलो। एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का एनुअल इनकम क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा। पहले बोला एट्रीब्यूट होगा क्या? क्या हम लोग काउंट नहीं कर सकते? एट्रीब्यूट मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या? इनकम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या काउंट कर सकते हैं? पहले ये सोचो कि इनकम को हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल और नॉट काउंटेबल। क्योंकि जो एट्रीब्यूट होता है वो तो काउंट नहीं कर सकते ना, किसी का कैरेक्टर वो थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं। किसी का मतलब जेंडर डायरेक्टली नहीं कर सकते है ना, फूल का कलर डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। एनुअल इनकम डायरेक्टली काउंट कर सकते, तो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं। बाकी में से बताओ क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, बी और सी, क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। करेक्ट, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि किसी का एनुअल इनकम, कोई एक पर्सन का कुछ भी होगा ऐसा नहीं होता है। कुछ भी होगा कि एनुअल इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम में ही तो वो बढ़ेगा, या मतलब कम तो नहीं होगा, एक सिस्टम में ही वो इंक्रीज होगा। तो इसीलिए काउंटेबल है, इसीलिए डिस्क्रीट वेरिएबल। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी बताया था कि मार्क्स कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ भी थोड़ी हो सकता है। मार्क्स क्या होगा? बोलो। ये भी क्या? डिस्क्रीट वेरिएबल, ये भी उसी तरह से ही होगा एनुअल इनकम जैसे। नेशनलिटी, बोलो नेशनलिटी क्या होगा? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, करेक्ट। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। एज ऑफ ए पर्सन, किसी का एज क्या होगा? एज ऑफ ए पर्सन बोला है। वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होगा? बोलो। सिर्फ वेरिएबल नहीं लेंगे ना, देखो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, एज काउंट कर सकते हैं। वेरिएबल सिर्फ नहीं लेंगे क्योंकि वेरिएबल 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है, तो सिर्फ वेरिएबल भी हम लोग नहीं बोलेंगे। ये दो इसीलिए क्रॉस कर देंगे। कंटिन्यूअस वेरिएबल। यस, कंटिन्यूअस वेरिएबल। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है रिलीजियन पे। ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट ऑलरेडी मतलब सेंसस रिपोर्ट से कलेक्ट किया है, तो ये कैसा डेटा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सैंपल है, ए और बी? बोलो। डेटा। सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? लोगों से जाके पूछ नहीं रहे आपका रिलीजन बताइए, मुझे इसमें लिखना है या फिर मुझे कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं। सेंसस रिपोर्ट था जहां पर लिखा हुआ था कि इतने लोगों ने अपना, मतलब सेंसस रिपोर्ट जब बना तो वहां पर जो रिलीजन का कॉलम था वहां पर लोगों ने अपना रिलीजन का कॉलम फिलअप किया था, तो वहां से हमने कलेक्ट किया, तो ये कलेक्टेड डेटा को रिकलेक्ट हो रहा है ना, तो सेकेंडरी डेटा। 12
क्वेश्चन नंबर 12, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का हाइट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विथ ए मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप ले लिए, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में होता है ना, मेजर कर लेते हैं स्टूडेंट लोगों को, फिर जूनियर सीनियर इस तरह के एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करके, उसी तरह से मान लो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हाइट पे, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को ले लिया हम लोगों ने, उनका हाइट मेजर कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने मेजरिंग टेप यूज कर लिया। बोलो ये कैसा डेटा कलेक्शन है? प्राइमरी डेटा। करेक्ट, प्राइमरी डेटा। हम लोग खुद कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑल ऑफ दिस। बोलो ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, करेक्ट। क्योंकि इंटरव्यू करते हैं डायरेक्ट जाके, वो भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन अभी बताया ये वाला है ना, जो मेजरिंग टेप लेके कर रहे हैं। क्वेश्चनियर मेथड मतलब कुछ क्वेश्चन एक जगह पे नोट डाउन करके लेके चले गए हैं, फिर हम लोगों ने वहां पर क्या किया, स्टार्ट कर दिया पूछना कि बोलो, मतलब जो भी क्वेश्चन, ताकि ट्रैक जो है हमारा सेम ट्रैक में हम लोग चले। क्या होता है ना, क्वेश्चन इकट्ठा नहीं रहने से पूछना कुछ और था, कुछ और पूछ लेते हैं। अच्छा, क्विकेस्ट मेथड कौन सा है प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने का? इसमें ध्यान दो, क्विकेस्ट मतलब किसमें सबसे ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स हो या ना हो। क्विकेस्ट मेथड क्या है ये बोलो? इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू है ना। क्विकेस्ट जो है वो टेलीफोन में होगा, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू करने जाएंगे, एक एक जन के पास जाएंगे, पूछेंगे, टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये एक्यूरेट होता है, मैंने इसका भी तुम लोग को एक पूरा कॉलम करके लिखवाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेलीफोन इंटरव्यू, इसमें क्विकेस्ट होगा, ठीक है। अब रेस्पॉन्स मतलब कितना अच्छा आंसर मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन क्विकेस्ट होगा। अच्छा, बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, मान लो वो फ्लड वगैरह आ गया या फिर कुछ हो, ड्रॉट वगैरह हो गया, तो इसमें बोलो कि नेचुरल कैलामिटी अगर होता है तो हम लोग कौन सा मेथड लेते हैं? पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू। हाँ, पर्सनल इंटरव्यू। ये देखते हो ना टीवी में, रिपोर्टर लोग जाके पूछते हैं ना कि आपने देखा फिर क्या हुआ, ये वो, तो जो देखते हैं ना उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ए रेल एक्सीडेंट, अगर रेल एक्सीडेंट होता है तो कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होता है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्योंकि बात यह है कि जिनका एक्सीडेंट हो गया है उनसे इंटरव्यू क्या ले, वो तो चोटिल होंगे, या फिर अगर मतलब विक्टिम जो है वो थोड़े बहुत डरे हुए होंगे, किसी को चोट लगा होगा, तो हम लोग किनसे पूछते हैं? जहाँ जिस एरिया में रेल एक्सीडेंट हुआ है वहां आसपास के लोगों को पूछ लेते हैं, कितना बजे हुआ, क्या देखा आप लोगों ने, क्या आपने देखा कुछ, कैसा हुआ, नहीं हुआ। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, मतलब सबसे ज्यादा कवरेज देता है कौन सा मेथड? टेलीफोन, मेल्ड, डायरेक्ट इंटरव्यू, all of these actually। कवरेज ज्यादा देना चाहिए, हम रेस्पॉन्स का बात नहीं कर रहे हैं, हमें जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही करेंगे। कवरेज ज्यादा देगा, रेस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा वो नहीं हमें पूछा जा रहा है। मैक्सिमम, हाँ बी, मेल। मेल, मेल क्वेश्चनियर, ठीक है। मेल करके हम लोग ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेस्पॉन्स होने का चांस बहुत कम होता है। द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, बोलो, ये भी जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन ही है। ए, है ना, मेल क्वेश्चनियर मेथड। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा मतलब रिलायबल कौन सा होगा? इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट रिसोर्स, इंटरनेशनल एंड प्राइमरी रिसोर्स, प्राइवेट एंड प्राइमरी और गवर्नमेंट, कौन सा लग रहा है तुम लोग को? ये मतलब अपने थोड़े बेसिक सेंस से बताना है। ये मैंने इस तरह से नहीं लिख पाया, मैंने सारे सोर्सेस का ही नाम दिया है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग को क्या लग रहा है, सबसे रिलायबल डेटा क्या होगा? नेशनल गवर्नमेंट सोर्स। हाँ, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्स। देखो यहाँ पर प्राइमरी सोर्सेस है, प्राइमरी सोर्सेस ना उतना रिलायबल नहीं होता है, बाकी कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर प्राइवेट एंड प्राइमरी, ये तो सबसे लेस रिलायबल है, ठीक है, ये एकदम 4th नंबर रिलायबल हो जाएगा, ये 3rd। और ये सिर्फ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली रिलायबल है, लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल और गवर्नमेंट सोर्सेस का ऑप्शन मिल रहा है तो हमें ये चूज करना चाहिए, ठीक है। तो रिलायबल बेसिस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पूछा है, तो फर्स्ट रिलायबल ये होता है, सेकेंड ये, 3rd और 4th। देखो ये तुम लोग बेसिक सेंस से भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट 20, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक। इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे? मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया था, जैसे कोई लोग बोल रहा है कि कोई पर्सन बोल रहा है हम ग्रेजुएट है, ऊपर से जब फॉर्म फिलअप कर रहा है तो ग्रेजुएट के वहां पर नो लिख रहा है, मतलब रिलेटेड डेटा जो है एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी गायब है, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक किया जाता है? अब देखो ऑप्शंस और मुझे बताओ क्या होगा।
internal data are Option D. ऑप्शन डी, इंटरनल डेटा आर गिवन, ये वाला। ए नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन, मतलब रिलेटेड होगा ना। अगर आप बोल रहे हो कि आप वैक्सीनेटेड हो तो फिर आप बोलो आपने क्या लिया है। 2 तरह का वैक्सीन, 2 3 4 तरह का वैक्सीन आ गया था ना, अब कोई में तो क्लिक करो, ठीक है। मान लो आप बोल रहे हो कि आप वैक्सीनेटेड हो तो आपने क्या लिया है, कोवैक्सीन और क्या क्या था ना, हम तो नाम भी भूल गए, जो भी हो। तो मतलब हमें क्या करना है, कहीं एक टिक करना है। एक तो बोल रहे वैक्सीनेटेड है, एक टिक नहीं कर रहा है, मतलब इंटर रिलेटेड डेटा तो फिर गायब हो गया ना। जैसे कोई बोल रहा है ग्रेजुएट है, इधर 12 पास में जो है वो टिक कर रहा है, तो नहीं चलेगा। इंटर रिलेटेड डेटा जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज देखेंगे, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ग्रेजुएट हो तो हम लोग फट से चेक करेंगे कि कितना परसेंट मिला, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, वो भी तो दिखाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी कैसे वेरीफाई किया जाता है, इस पे तो अलग से मैंने लिखवाया ही था वर्ड, बोलो क्या होगा। हाँ, स्क्रूटनी, ठीक है, ये वाला। अच्छा, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आज ही पढ़ा, ठीक है। नहीं आज नहीं, ये मोड वो नहीं है, ये मोड जो है ये वे है, सॉरी। अच्छा देखो, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या मोड, मतलब क्या क्या वे यूज कर सकते हैं। टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक, टैबुलर इंटरनल एक्सटर्नल, टेक्सचुअल टैबुलर इंटरनल, टैबुलर टेक्सचुअल एक्सटर्नल, बोलो क्या होगा। A. ए, करेक्ट, ए होगा, 22 का ए होगा, टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक। अच्छा, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बेस्ट कौन सा होता है बोलो। टेक्सचुअल होता है, टैबुलर होता है, डायग्रामेटिक होता है, या बी एंड सी, क्या लगता है तुम लोगों को। Tabular. हाँ, बेस्ट टैबुलर होता है, लेकिन एट्रैक्टिव कौन सा होता है। यहाँ पर नेक्स्ट वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर ये अलग कर दिया, ये बोला था बेस्ट मेथड, ये बोला है एट्रैक्टिव। Diagrammatic. हाँ, ये हमें देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम ये क्या होता है ना, जो मतलब लेमैन है वो भी समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव होता है सभी के लिए, तो 24 का सी हो जाएगा। 25, फॉर टैबुलेशन, टैबुलेशन मतलब जब डेटा को हम लोग लिखते हैं, दैट इज टैबुलेशन। कैप्शन क्या होता है, कैप्शन कहाँ पर होता है, अगर तुम लोग को याद है बोल सकते हो, या फिर हम यहाँ से दिखा दें कैप्शन, कहाँ पर लिखा था मैंने टेबल फॉर्मेट। ये देखो, कैप्शन क्या होता है, कैप्शन कौन से साइड को हम लोग बोलते हैं, कॉलम एंड सब कॉलम, मतलब ये हो गया कॉलम एंड सब कॉलम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्शन। तो अब हम लोग ऑप्शन में आए, देखो और बताओ मुझे। कैप्शन, अपर पार्ट ऑफ टेबल, मेन पार्ट ऑफ टेबल, लोअर पार्ट ऑफ टेबल, अपर पार्ट ऑफ टेबल दैट डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम, बोलो क्या होगा। D होगा। डी होगा, डी होगा, है ना। अपर पार्ट तो है ही, और जो कॉलम और सब कॉलम को डिस्क्राइब करता है। स्टब, स्टब बताओ, ये वाला जगह तुम लोग भी ओपन कर लो अपने कॉपी में। ये वाला स्टब मतलब कौन सा वाला पॉइंट था, ये देखो, ये जो रो को डिस्क्राइब करता है ना, ये वाला स्टब था। स्टब मतलब क्या, जो रो को डिस्क्राइब कर रहा है। कॉलम दैट डिफाइन रोज, है ना, मतलब रो को डिफाइन कर रहा है ऐसा कॉलम, यानी कि ये यूनिट, ये सेशन ईयर, ये मतलब ये जो पूरा कॉलम है, ये कॉलम जो है जो कि रो को डिस्क्राइब कर रहा है, इस कॉलम में जो भी नाम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टब, ठीक है, स्टब। अब बोलो क्या होगा आंसर। यहाँ पर दिया है लेफ्ट पार्ट टेबल, राइट पार्ट टेबल, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। पहले बताओ, ये टेबल के लेफ्ट पार्ट में रहता है कि राइट पार्ट में, ये टेबल का लेफ्ट पार्ट है कि राइट पार्ट। Left. लेफ्ट, तो इससे हम लोग ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, या तो ये हो जाएगा या तो ये। अब पढ़ो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग, बस यहाँ पर दो ही पॉइंट अलग अलग है, कॉलम रो, बोलो कौन सा होगा आंसर। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग क्या होता है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, Rows. रोज, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 26 हो गया। 27, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये रहा एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये देखो यहाँ पर मैंने अभी भी लिख रखा है, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल क्या होगा, ये देखो, box set. बॉक्स सेट है ना, बॉक्स सेट।
तो ये हो गया बॉक्स सेट, ऑप्शन सी 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा 28, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन इज सोन इन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर हम लोग कुछ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसका यूनिट को कहाँ लिखा जाता है ये पूछा गया है। बॉक्स हेड में, बॉडी में, कैप्शन में, स्टब में। देखो बॉडी मतलब ये अंदर का डेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो। बॉडी में ना बॉडी थे तो इट, बॉडी मतलब ये सब, ये जो अंदर का डेटा है, डिटेल्स जो है वो बॉडी में रहता है। बॉक्स हेड में। बॉक्स सेट, करेक्ट, बॉक्स सेट में होगा। यूनिट मेजरमेंट इन टैबुलेशन, ये जो है ये बॉक्स सेट में होगा, ठीक है, बॉक्स सेट में। बॉडी मतलब मेन डेटा जहां पर रहता है, मेन डेटा मतलब ये सब 80 40 120 25, ठीक है। अच्छा इन मैंने टैबुलेशन, है बोलो। क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज सोन इन द, ये मैंने नहीं बताया था, बोल रहा है कि टैबुलेशन मतलब टेबल फॉर्मेट में जब हम लोग डेटा लिख रहे हैं तो उसका सोर्स हमें कहाँ से मिला, इस चीज को कहाँ लिखते हैं। तो ये मतलब मान लो कि ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था ना, कि जो ये मैंने वीट और राइस का कुछ डेटा मैंने दिखाया था, ठीक है। अब ये मुझे कहीं ना कहीं से तो डेटा मिला होगा कि 17-18 में ये प्राइस था, वैसे ये मैंने अपने मन से लिखा है। तो ये जो इतना इतना किलो यूज हुआ, ये जो लिखा हुआ है, ये इसका सोर्स तो मुझे कहीं से मिला होगा। तो अगर सोर्स हमें कहीं से मिलता है तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसका कुछ ऑप्शंस दे रखा है, मैंने ये नहीं लिखवाया, लेकिन तुम लोग फिर भी आंसर दे सकते हो। बोलो सोर्स कहाँ लिखते हैं। फुट में। फुट नोट है ना, फुट नोट में हो जाएगा, ठीक है, फुट नोट में हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तुम लोग एक बार लिख लो कि हम लोग सोर्स मतलब डेटा का सोर्स, डेटा कहाँ से मिला है। जैसे मान लो अगर पॉपुलेशन का टैबुलेशन करते हो तो वहां पर लिख दोगे कि कहाँ से मिला, विकिपीडिया से मिला है या फिर कोई न्यूज़पेपर से मिला है, कहाँ से मिला है, वो फुट नोट में लिखा जाता है। फुट नोट कहाँ दिखाया जाता है वो भी हम लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर सोर्स कहाँ से मिलेगा, ये फुट नोट, यहाँ पर ये फुट नोट क्या डिस्क्राइब करता है, सोर्स, सोर्स ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सोर्स ऑफ डेटा नहीं लिखना है, सोर्स जो है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, अनट्रू मतलब फॉल्स, अनट्रू ऐसे दे दिया है। अनट्रू फॉर टेबुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, complicated data can be presented, diagrammatic presentation of data requires tabulation। तुम लोग को कौन सा फॉल्स लग रहा है। देखो जब हम लोग टैबुलेशन पढ़े थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टैबुलेशन से क्या होता है, हेल्प ये होता है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी टैबुलेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे टेबल फॉर्मेट का, मैंने यहाँ पर लिखा था, ये देखो डेटा शो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इट इज प्रेफर्ड ओवर टेक्सचुअल फॉर्म। क्यों, यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इजीली, टेबल इज मस्ट टू बी क्रिएटेड फॉर, और टेबल चाहिए अगर हमें डायग्राम प्रेजेंटेशन करना है, डायग्रामेटिक, तो हमें टेबल चाहिए। नो एनालिसिस पॉसिबल विदाउट ए डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बिना एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता है। एक बार मैंने याद दिला दिया, लिखा हुआ था, तुम लोग कॉपी में वो पेज खोल लो और फिर मुझे आंसर बोलो क्या लगता है। क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, ये तो सही बात है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है अगर, तो हमें डेटा को टैबुलेशन मोड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें टैबुलेशन का जरूरत होगा। कॉम्प्लिकेटेड डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, अभी मैंने पढ़ के दिखाया। ये गलत क्यों है, देखो ये गलत है। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रो, ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, रो एंड कॉलम होना चाहिए, लिखा है नॉट, नॉट है ना। तो नॉट क्या, रो कॉलम दोनों को ही कंपेयर कर सकते हैं ना, तो इसीलिए गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 31, हिडन ट्रेंड किससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हिडन ट्रेंड ये भी मैंने लिखवाया था प्रेजेंटेशन में। बोलो हिडन ट्रेंड, मैंने एक ऐसा गूगल में दिखाया भी था तुम लोग को, ऐसे ऐसे करके अगर बहुत सारा ट्रेंड होता है तो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने शेयर का दिखाया था, छोटा 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 10-12 साल का, ये ट्रेंड एकदम ऐसे ऐसे दिखेगा जो कि हमें ऐसे ही पता नहीं चलता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने ये दिखाया भी था तुम लोग को, देखो शेयर का, अगर हिडन ट्रेंड ढूंढना है तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से वो हमें इजीली आइडेंटिफाइड होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमें किस चीज में हेल्प करता है, ये देखो
used generally for time series, for wide fluctuation, for 2 or more series of same unit, multiple line chart is used. पता नहीं कहाँ पर लिखा था, बट मैंने बताया तो था, ठीक है, याद तो नहीं आ रहा है अभी, मिल जाएगा, तुम लोग देख सकते हो बाद में। अच्छा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, बोलो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, डायग्राम, चार्ट, पिक्चर, ऑल ऑफ दिस, बोलो क्या होगा। डायग्राम प्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, करेक्ट। 33, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंट करने का क्या बोला है, देखो एक्यूरेट मोड, सबसे एक्यूरेट मोड कौन सा है, डायग्रामेटिक, टैबुलेशन, टेक्सचुअल, नन ऑफ दिस। टेबुलेशन। द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, जब हम लोग लॉग यूज करते हैं, लॉग कब यूज करते हैं, जब वाइड फ्लक्चुएशन होता है, मैंने ये भी बताया था ना तुम लोग को, देखो लॉग चार्ट यूज करते हैं ना, लॉग चार्ट जब वाइड फ्लक्चुएशन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, लॉग चार्ट यूज करते हैं, ये देखो मैंने बताया था। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, इसका एक नाम होता है, ये नाम क्या होता है, बोलो, मैंने बताया तो नहीं है लेकिन तुम लोग मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मल्टीपल लाइन चार्ट और कॉम्पोनेंट लाइन चार्ट ये मैंने बताया है, जो कि लॉगरिथम से मिलता जुलता नहीं था, ठीक है, ये दो अलग कंसेप्ट था, अगर याद करो तो। रेशियो चार्ट, रेशियो चार्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, तुम लोग वहां पर लिख लो जहां पर मैंने ये लॉगरिथम वाला लिख पाया ना, वहां पर एक बार नोट डाउन कर लो कि इस चार्ट को, जो चार्ट यूज करते हैं उसको रेशियो चार्ट बोलते हैं। अब वो बता भी देते क्यों बोलते हैं, देखो याद रह जाएगा। रेशियो मतलब ये देखो, डिवाइड करके हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये देखो 10, फिर 100, 1000, 10,000, ये देखो लॉग 10, ये जो मतलब रेशियो की तरह हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, एक्चुअली लॉग का जो वैल्यू वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको रेशियो चार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो, इसको रेशियो चार्ट भी बोलते हैं। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड, मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज होता है, ये देखो ये था मल्टीपल लाइन चार्ट, नंबर ऑफ ये सेल्स और प्रॉफिट, ये था मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज करते हैं, बोलो। एक जगह पे दो लाइन चार्ट कब दिखाएंगे, जब दो से ज्यादा वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था दो चीज, एक होता है सेम यूनिट का, तो उसी में दिखा देंगे, अगर सेम यूनिट नहीं होता है तो एक्सिस अलग हो जाएगा, एक्सिस बढ़ जाएगा, मल्टीपल एक्सिस हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर याद आ रहा है कंसेप्ट तो मुझे बताओ क्या आंसर होगा, मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज होगा, ये देखो यहाँ पर। ऑप्शन हाँ बी, ऑप्शन बी करेक्ट, ये वाला, टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, अगर सेम यूनिट होगा। हम एग्जांपल एक बार याद दिला देते हैं, देखो यहाँ पर रुपीज में था सेल, रुपीज में था प्रॉफिट, जिसको हम लोगों ने ये देखो सेल रेड कलर से, प्रॉफिट येलो कलर से मैंने दिखाया था, ठीक है। और जब नंबर ऑफ इम्प्लॉइज, क्योंकि वो नंबर में हो रहा है, उसका यूनिट ही अलग हो जा रहा है, तो मल्टीपल एक्सिस, एक्सिस में फिर से यहाँ प्लॉट करके फिर यहाँ पर लाइन दिखाया था, ये दिख रहा है लाइन सब ये इसी जगह पे। लेकिन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये है मल्टीपल लाइन चार्ट और ये है एक्सिस चार्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्लॉट दूसरे एक्सिस से हुआ है, ये प्लॉट है इस एक्सिस से हो रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट ही अलग है। अच्छा 35 हो गया हम लोग का। 36 बोलो, मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट, अब बताओ ये वाला बता सकते हो, मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए एंड बी देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, हाँ ये तो होगा ही, द यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट, हाँ दोनों ही होगा। तो 36 का ए और बी मत बोल दो, बाई चांस अगर नहीं बोले हो, अगर बाई चांस बोल देते हो तो गलत हो जाएगा, और एंड में हमें ध्यान देना है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, आज ही पढ़ा, आज पढ़ा नहीं पहले पढ़ा था शायद, जो भी हो। तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम किस चीज के लिए यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ए और सी। तो ये मैंने शायद तुम लोग को नहीं बताया था, इसका ये जो है एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता है ना, वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, मतलब जिस डेटा को हम लोग डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तुम लोग 37 अगर मतलब 37 बोल के ये लिख लो, या फिर एक जगह पे नोट कर लो। बार डायग्राम दो तरह से होता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम तब यूज होता है जब हम लोग का डेटा क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है, और इस डेटा वेरिंग ओवर स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन
इसके लिए डी, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये चीज अगर समझ में आता है तो 38 वाला भी तुम लोग आंसर दे पाओगे। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो है, इतना याद रखो, क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। वर्टिकल बार डायग्राम फिर किसके लिए यूज होगा, बोलो, जस्ट ऑपोजिट होगा। बोलो फिर क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टल क्वालिटेटिव के लिए होगा। ऑप्शन कौन सा बोल रहे हो, बोलो और एक बार। डी। डी करेक्ट। द डेटा क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव कर दिया, द डेटा क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ना गलत दे रखा है, ये बी होगा, ये बी होगा, इसको सही कर लो, ये ए नहीं होगा ना। वर्टिकल बार डायग्राम जो है वो यूज होता है क्वांटिटेटिव के लिए, देखो इस तरह से याद रखो। वर्टिकल जो है वो क्वांटिटी के लिए, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्वालिटेटिव के लिए, ठीक है, क्वालिटेटिव के लिए। तो ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा और डेटा वेरी ओवर टाइम हो जाएगा। तो आंसर होगा बी और सी। यहाँ पर गलत दे रखा है, मिसप्रिंट हो रखा है, आंसर डी होगा बट बी और सी होगा, ठीक है। 39 डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर, डिवाइडेड बार चार्ट किस चीज में हमें हेल्प करेगा, मतलब जो बार चार्ट डिवाइडेड है ये हमें किस चीज में हेल्प करेगा। बोल रहा है कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टेबल, ए और बी, ए एंड बी। ए एंड बी। करेक्ट, ए एंड बी दोनों ही होगा। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर, अगर दो रिलेटेड सीरीज मतलब सेम यूनिट के सीरीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप्ड बार चार्ट, ए और बी, ए एंड बी। बोलो, अगर मल्टीपल चीजों को हमें कंपेयर करना है, बी। और एक बार बोलो। सी होगा, ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट या ग्रुप बार चार्ट ये दोनों एक ही बात है। देखो मल्टीपल बार चार्ट जो है वही ग्रुप बार चार्ट है, हम दिखा देते हैं, ये एक ही नाम है। ये देखो यहाँ से मैंने तुम लोग को दिखाया था लास्ट क्लास में, ये सब हम लोगों ने किया था। पाई चार्ट, ये देखो मल्टीपल बार चार्ट है ना, ये देखो, ये तो अलग अलग हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है। जो मल्टीपल बार चार्ट है वो सेम नाम है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, बहुत सारा चीज है, ये हम लोग एमसीक्यू से भी एक दो चीज रेडी कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर था ये वाला, ठीक है। तो मल्टीपल बार चार्ट जो होता है, जैसे ये वाला मैंने बोला था ना कि साउथ इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है चावल का, ठीक है। तो वही मल्टीपल बार चार्ट, और मल्टीपल बार चार्ट को एक ग्रुप्ड बार चार्ट बोला जाता है, सेम नाम है, ठीक है। तो इसीलिए ए और बी होगा हम लोग का आंसर। 40 का सी होगा, ए और बी, ठीक है। 41 का बताओ, पाई डायग्राम। बोलो पाई डायग्राम किस चीज के लिए यूज होगा। ए। ए, ठीक है, क्योंकि ये टोटल बताता है किसी एक पर्टिकुलर जगह, पूरा टोटल को कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एंड देयर रिलेशन टू द टोटल में उसका परसेंटेज कितना है वो डिग्री में कन्वर्ट करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए, अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट क्लास स्टार्ट किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल दीज। बी। हाँ, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सब नहीं होगा क्या, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स,
ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। देखो ये वाला अरेंज ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम लोग ऑब्जर्वेशन को चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, वो हमारा मर्जी है। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया कि स्टूडेंट को कितना मिला है, ठीक है, तो जिनको ज्यादा मिला है उनको पहले, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ऑल ऑफ दिस होगा ना, सारा चीज को ही कवर कर सकता है। लेकिन हम लोग जब पढ़े थे तो इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कर सकते हैं। इसका 42 का डी होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, क्या बोलते हैं अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब ऐसे 10 to 20, 20 to 30 ऐसा कुछ अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप फ्रीक्वेंसी, हाँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा ना। The distribution of share, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस या एट्रीब्यूट। शेयर तो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर में होता है ना, किसके पास कितना होल्डिंग है शेयर का, तो इसको एट्रीब्यूट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो काउंटेबल है, एट्रीब्यूट तो होगा नहीं। तो अगर एट्रीब्यूट नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा क्योंकि डी में और लिखा हुआ है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो शेयर क्या है, शेयर काउंटेबल है, लेकिन शेयर मतलब इनफाइनाइट तो नहीं होता है, हर एक कंपनी का अपना एक लिमिटेशन होता है शेयर का कि हम लोग इतना ही इशू कर सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल के हिसाब से। तो फिर क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा अकाउंट्स का सेंस लगा के तुम लोग बोल सकते हो। लिमिटेड होगा, डिस्क्रीट होगा, है ना, लिमिटेड है काउंटेबल है, डिस्क्रीट हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप मतलब जो नामी दामी कंपनियां होती है, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस होगा, एट्रीब्यूट्स। पहला बात है प्रॉफिट्स काउंटेबल है तो एट्रीब्यूट्स तो होगा नहीं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस होगा। ब्लू चिप का इतना बोल सकते हैं कि इनका प्रॉफिट फ्लक्चुएट काफी कर सकता है, बहुत ज्यादा भी दे दिया, कभी कभी खराब बिजनेस हुआ तो कम भी हो गया, ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा होने का चांसेस भी रहता है, और अगर बाई चांस बिजनेस खराब हुआ तो बहुत लो में भी आ जाता है ये लोग। ब्लू चिप मतलब हाई फाई कंपनी। तो मुझे बोलो क्या होगा आंसर? प्रॉफिट का क्या लिमिट होगा, पहले ये सोच। कंटिन्यूअस होगा, है ना, प्रॉफिट का तो लिमिट नहीं होगा, प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कमा सकती है कंपनी, नेगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्या करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट, एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, दो बार एक ही चीज लिख दिया। अच्छा, ये हो जाएगा एक्सक्लूड, इंक्लूड्स द, अच्छा इंक्लूड्स लिखा है, ठीक है ठीक है, इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड्स द, ये लोअर होगा, लोअर क्लास लिमिट, आइदर बी और सी, क्या होगा सोचो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट। एक्सक्लूड करता है अपर क्लास लिमिट, जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो इसमें अपर क्लास लिमिट ये हो गया, ये लोअर क्लास लिमिट हो गया, ये 20 यहाँ पर फॉल करेगा इसमें, इसका भी मैंने बताया था, ठीक है। तो एक्सक्लूड अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास, 10 इसी में आएगा, 10 से लेके 19 तक होगा इसमें, ठीक है। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन फॉर, म्यूचुअली इंक्लूसिव नॉर्मली किस तरह के वेरिएबल के लिए फॉलो होता है, ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस या एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ दिस। एट्रीब्यूट तो नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस होगा? डिस्क्रीट होगा, करेक्ट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन ये कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बोलो, वो अगर डिस्क्रीट है तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, ठीक है। द लोअर क्लास बाउंड्री, द लोअर क्लास बाउंड्री इज एन अपर लिमिट टू, क्या हो जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू क्या होता है? LLC, LCL, LCL लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30 में लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री है 10 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री भी 10, लेकिन मान लो 10 to 29 है, देन 30 to 39 है, यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट, ये देखो लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू अपर क्लास, लोअर क्लास लिमिट नहीं जो है इक्वल नहीं हो रहा है लोअर क्लास बाउंड्री के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफर कर जा रहा है, तो इसमें डी का यूज होके इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम बना सकते हैं, जैसे कि 9.5, 29.5, 29.5 से 39.5, ठीक है। अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री ये तो बता ही दिया आंसर, ठीक है, 49 का बी।
50 का अपर क्लास बाउंड्री, यूसीएल अपर क्लास लिमिट है ना, 50 का ये हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन था। 51 लेंथ ऑफ ए क्लास, क्लास का लेंथ क्या होता है, लेंथ आज ही मैंने बताया, लास्ट दिन भी बताया था, आज भी स्टार्टिंग में जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया वहां पर लेंथ बताया, जैसे 10 to 20 इसमें लेंथ कितना है, तो कैसे पता करते हैं लेंथ? 10 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये देखो आज ही तो बताया ना क्लास लेंथ, ये देखो क्लास लेंथ यहाँ पर मैंने लिखवा भी रखा था, कहाँ चला गया, ये वाला दिखा देते हैं। क्लास लेंथ यूसीबी माइनस एलसीबी है ना, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। लिमिट मत बोल दो, क्यों? क्योंकि लिमिट हर जगह काम नहीं आता है, बट बाउंड्री हर जगह काम आता है। अगर लिमिट इक्वल टू बाउंड्री है तो ठीक है, कन्वर्जन का जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। दैट्स वाई बाउंड्री से ही हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू, कितना तक हम लोग ऐड कर सकते हैं, बोल रहा है एक पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री में लेस देन और जो है लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग कितना तक काउंट कर सकते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी तक। टोटल फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहाँ पर टोटल 18 था, यहाँ भी 18 आया, यहाँ भी 18 आया, इस चीज को बोला जा रहा है, चाहे लेस देन से काउंट करें या मोर देन, टोटल तो हम लोग का टोटल फ्रीक्वेंसी तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आज पढ़ा, बोलो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉपी देख के बता दो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी टू द लेंथ, क्लास लेंथ। कौन सा होगा? हाँ ये वाला क्लास फ्रीक्वेंसी, हाँ बी, क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ये मैंने नहीं बताया, अभी बता देते हैं, ये तुम लोग लिख लो एक बार, जहां पर आज मैंने लिखवाया ये वाला, लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 and 1 के अंदर लाई करता है, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ द हिस्टोग्राम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो सॉरी मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, गलती से हिस्टोग्राम बोल ही दिया, चलो आज ही बताया था। मोड कौन से वाले डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, मोड कौन से वाले डायग्राम से देख सकते हैं? आज ही बताया, आज का है ये सब डिस्कशन, आज का है। मोड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ठीक है, मोड तो हिस्टोग्राम था। मीडियन बोलो, मीडियन कौन सा वाला था, देख के बताओ मीडियन कौन सा, जहां पर दोनों ऐसा था और दोनों इंटरसेक्ट किया था, फिर वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, ये किस में था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये इस कर्व का नाम क्या था, मतलब इस ड्रॉ का नाम क्या था, डायग्राम का नाम क्या था? ये वाला ड्रॉ का नाम क्या था, ये देखो नाम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर यही वाला, तो ऑगिव, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? लेस देन टाइप ऑगिव, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी है क्या इसका नाम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होना चाहिए, तब कौन सा आंसर होगा, बोलो सही आंसर कौन सा होगा? मीडियन वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 57 comparison among the class frequencies is possible only in, comparison among the class frequency को कंपेयर कर सकते हैं कौन से वाले में? आज जो स्टार्टिंग वाला पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बोला भी था, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, बोलो फ्रीक्वेंसी कर्व, आज अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, लास्ट फ्री हैंड में हम लोग करते हैं, स्मूथली ड्रॉ करते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, किसका लिमिटिंग फॉर्म था? था कौन सा वाला होगा 58 का? डी। डी, ठीक है। हिस्टोग्राम और यहाँ पर ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम, आज ही लास्ट लिख पाया ना, ये देखो आज हम लोगों ने एकदम एंड में तो यही लिखा, ये देखो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। 59 मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व, ये भी मैंने एक बार बता दिया, बहुत सारा होता है, मिक्स्ड कर्व होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, लेकिन कॉमन सबसे कौन सा था मैंने बताया, थोड़ा सा वहां से रीड करके बताया, बोलो सबसे कॉमन कौन सा था?
बेल शेप, ठीक है, बेल शेप सबसे कॉमन था। एंड लास्ट 60 नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। कंपनी अगर अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहती है तो कौन सा यूज करेगी? जे शेप, यू शेप, बेल शेप, एनी ऑफ दिस, बोलो जो सबसे पॉपुलर है वही, बेल शेप्ड, ठीक है। तो देखो हो गया हम लोग का 60 तक हो गया, और बहुत सारा चीज हम लोगों ने देख भी लिया। तो देखो अगर ठीक तरीके से एक बार सुनोगे क्लास तो ऐसे ही बोल पाओगे। सेट भी हम लोग नेक्स्ट दिन एक बार डिस्कस करेंगे, और सेट सी नहीं करेंगे, पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि ये जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो कोई फायदा नहीं है इसको करके। तुम लोग अपने नॉलेज के लिए कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन इतना टाइम भी मिलना चाहिए तुम लोग को, तभी तो कर पाओगे हम लोग। और एडिशनल बैंक जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट दिन ये डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग एक बार पूरा फिर सही तरीके से देख लो, ठीक है, ताकि आंसर दे पाओ, ठीक है, आंसर दे पाओ। और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट दिन ये वाला खत्म करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही।